Hello everyone, welcome in my YouTube channel Nursing with Manu. So today we will continue the topic tuberculosis. Let's continue the topic tuberculosis. आज हम डिस्कस करेंगे tuberculosis क्या होता है. ट्यूबरक्लोसिस क्या है? ट्यूबरक्लोसिस जो हमारे लंग्स की एक डिजीज जो है, एक रेस्पिरेटरी डिजीज कंडीशन है जो mainly इसकी डेफिनेशंस में हम क्या डिस्कस करेंगे. It is a granulomatous inflammation caused by Mycobacterium tuberculosis, the reservoir of infection of humans with active tuberculosis. जो ट्यूबरक्लोसिस होते हैं ये एक ग्रेन्युलोमेटस इन्फ्लामेशन होते हैं जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की वजह से कॉज होते हैं. ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस हमारे ह्यूमंस के अंदर ही रिजर्वायर बना के रहते हैं. मीन्स ह्यूमंस जो होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस का रिजर्वायर होता है और ये बाद में क्या करते हैं, एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस को कॉज करते हैं. नेक्स्ट डिस्कस अबाउट व्हाट इज द ग्रेन्युलोमेटस इन्फ्लामेशन. ग्रेन्युलोमेटस इन्फ्लामेशन मीन्स क्या होते हैं, जो हमारा इम्यून सिस्टम्स होता है. जब कोई चीज़, कोई बैक्टीरिया बाहर से हमारी बॉडी में इंटर करती है तो हमारा इम्यून सिस्टम क्या करता है, एक्टिवेट होता है और अपने रिस्पांस को जनरेट करता है. और ये जब इम्यून सिस्टम जो होता है ये जहाँ पे इन्फेक्शन होता है, इंजरी साइट्स पे क्या फॉर्म करते हैं, बहुत सारे सेल्स होती हैं जो इम्यून सेल्स होती हैं वो जाके इकट्ठा होने लगती हैं और क्या बना देती हैं, एक क्लस्टर बना लेती हैं. जो इम्यून सेल्स होती हैं वो एक जगह पे जाके क्लस्टर बना लेती हैं जिसको हम क्या कहते हैं, ग्रेन्युलोमेटस. ये एक ग्रेन्युलोमा का फॉर्मेशन करती है. उसको हम क्या कहते हैं, ग्रेन्युलोमेटस. इन्फ्लामेटरी कंडीशंस होता है जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की वजह से कॉज होता है और जो ह्यूमस होता है ह्यूमस ही इसका रिजर्वायर होता है और ये बाद में क्या होते हैं, एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस कॉज करते हैं. नेक्स्ट वन इज कॉस्टिव ऑर्गेनिज्म. कॉस्टिव ऑर्गेनिज्म में हमने पढ़ा है कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस होते हैं. माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो होते हैं वो ट्यूबरबर्कल बैसिली या फिर जिसको हम कोट्स बैसिली के नाम से भी जानते हैं, उसके अंतर्गत जितने भी ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया आते हैं उसमें जो भी बैक्टीरिया आते हैं जैसे कार्ल, जिसको हम क्या कहते हैं, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं, उसकी वजह से होने वाला एक डिजीज कंडीशंस होती है. जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस होती हैं ये एक सिलेंड्रिकल शेप की बैक्टीरिया होती हैं. इनका जो शेप्स होता है वो सिलेंड्रिकल शेप होता है. एरोबिक एंड वैक्सी सेल वॉल कंपोज ऑफ माइकोलिक एसिड. ये जो बैक्टीरिया होती हैं इनका जो शेप होता है वो सिलेंड्रिकल शेप्स का होते हैं. और एरोबिक मीन्स क्या होता है, एरोबिक मीन्स होता है इस जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस होती है उसको सरवाइव करने के लिए ऑक्सीजन की, रेस्पिरेशन की नीड्स होती है, उसको हम क्या कहते हैं, एरोबिक. मीन्स इनको लिविंग रहने के लिए एयर की नीड्स होती है, रेस्पिरेशन की नीड्स होती है. ऐसे बैक्टीरिया को हम एरोबिक बैक्टीरिया कहते हैं. और जो बैक्टीरिया विदाउट रेस्पिरेशन के अपने लाइफ को सर्वाइव कर सकते हैं उसको हम क्या कहते हैं, एनारोबिक बैक्टीरिया कहते हैं. और जो इसकी सेल्स वॉल होती है वो माइकोलिक एसिड्स की बनी होती है और माइकोलिक एसिड जो होती है वैक्सी सेल वॉल होती है. इसीलिए जो ये बैक्टीरिया होती है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो होती हैं वो ये एसिड फास्ट बैक्टीरिया के अंतर्गत आती हैं, एसिड फास्ट बैक्टीरिया होती हैं. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे जो मीन्स क्या, ट्यूबरक्लोसिस कैसे एक ट्रांसमिट होते हैं, रूट्स क्या होते हैं ट्रांसमिशन के, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कैसे ये ट्यूबरक्लोसिस एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट होते हैं. क्योंकि जो ट्यूबरक्लोसिस है ये एक कम्युनिकेबल डिजीज है जो पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट में आने से ट्रांसमिट होते हैं. फर्स्ट वन इज इनहेलेशन ऑफ इन्फेक्टेड एयर. जब कोई पर्सन ओपन केसेस या फिर कोई भी पर्सन जो इन्फेक्टेड है ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया से और वो हमारे इन्वायरमेंट में ओपनली रह रहा है, बिना किसी प्रिकॉशंस के रह रहा है और वो जो भी कफिंग करता है इन्वायरमेंट में, स्नीजिंग करता है, तो उसके माउथ से जो ड्रॉप्स निकलते हैं वो हमारे इन्वायरमेंटल एयर में फैल जाते हैं और उसमें माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस भी इन्वायरमेंट में प्रेजेंट रहते हैं. जब उस सराउंडिंग एरिया में कोई पर्सन ब्रीथ करता है या फिर उसके कांटेक्ट में आता है तो वो भी क्या होते हैं, इन्फेक्टेड हो जाते हैं. उनके भी इनहेलेशन के थ्रू जब वो ब्रीथ करते हैं तो माइकोबैक्टीरियम क्या होते हैं, एक जो पर्सन्स होते हैं उनके अंदर भी इंटर कर जाते हैं. तो सबसे पहला रूट्स क्या होगा, माउथ या फिर नोज के थ्रू इनहेलेशन के द्वारा.
ठीक है। नेक्स्ट वन इज इंजेक्शन ऑफ अनपास्चुराइज्ड मिल्क। जब कोई पर्सन अनपास्चुराइज्ड मिल्क को पीता है, यानी कि जो भी जैसे काउस गाय है या तो किसी भी माइकोबैक्टीरियम की वजह से इन्फेक्टेड है, उनके अंदर जैसे एक होती बोविन की कंडीशंस होती है, उनको बोविन से इन्फेक्टेड जो गाय होती है उनके जो मिल्क होते हैं वो भी इन्फेक्टेड रहते हैं। और जब कोई पर्सन इन्फेक्टेड मिल्क को ड्रिंक करता है तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं, माइकोबैक्टीरिया होते हैं, ये हमारी बॉडी में जाके जो बैक्टीरिया होती हैं उनको एक्टिव कर देते हैं और ट्यूबरकुलोसिस को कॉज करने का एक ये भी ट्रांसमिशन होता है कि किसी भी अनपास्चुराइज्ड मिल्क को, इन्फेक्टेड अनपास्चुराइज्ड मिल्क को पीने से जो ट्यूबरकुलोसिस होते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन में इन्फेक्शन कॉज करते हैं, ट्रांसमिट होते हैं। नेक्स्ट वन इज इनाकुलेशन। इनाकुलेशन मीन्स कोई स्किन से, जैसे कोई हमारी स्किन में कहीं कट है या फिर कोई उंड है तो उसके थ्रू जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकल्स होते हैं उसके थ्रू ये हमारी बॉडी में इंटर कर जाते हैं और ये ब्लड स्ट्रीम के थ्रू हमारे होल बॉडी में पहुंच जाते हैं। माइकोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस जो होती है ये केवल हमारे लंग्स में ना अफेक्ट होकर ये हमारे होल बॉडी में किसी भी एरिया में इन्फेक्शन कॉज कर सकती है, जैसे कि बोन ट्यूबरकुलोसिस हो गया, लंग्स का तो है ही ट्यूबरकुलोसिस, एंड ब्रेन ट्यूबरकुलोसिस, या फिर ये पूरे बॉडी में, होल बॉडी में टीबी को कॉज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज ट्रांसप्लासेंटल। ट्रांसप्लासेंटल में क्या होता है, जब कोई मदर्स जो होती है इन्फेक्टेड होती है, प्रेग्नेंट मदर जो होती है कोई इन्फेक्टेड है तो उसमें प्लासेंटा के थ्रू जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है वो बेबी में ट्रांसमिट होता है। नेक्स्ट वन इज पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है ट्यूबरकुलोसिस की, इसकी जो पैथोफिजियोलॉजी होती है ये मेनली 3 टाइप्स में होती है। सबसे पहले क्या होती है एलिमिनेशन। जब हमारे बॉडी में, हमारे लंग्स में इन्फेक्शन माइकोबैक्टीरियम इंटर्स करते हैं किसी भी रूट्स के थ्रू, चाहे वो ओरल रूट्स हो या फिर इंजेक्शन के थ्रू, जब हमारी बॉडी में माइकोबैक्टीरियम इंटर्स करते हैं तो जो सबसे पहले हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो एक्टिव हो जाता है और जो माइक्रोफेजेस होती हैं वो क्या करती हैं बैक्टीरिया को इलिमिनेट कर देती हैं, यानी कि डेड कर देती हैं। ये बैक्टीरिया डेड कर जाती है, हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवली वर्क कर पाता है, तो उस कंडीशन में जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होते हैं वो क्या होते हैं इलिमिनेट हो जाते हैं। और यदि जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस क्या होते हैं दूसरे स्टेज में रिटेंशन फेज। रिटेंशन में क्या होते हैं जो हमारा इम्यून सिस्टम्स होता है ये माइकोबैक्टीरियम को क्या करते हैं सप्रेस कर देते हैं। ये जाके जो माइकोबैक्टीरिया होते हैं उसमें जो माइक्रोफेजेस सेल्स होती हैं, जो हमारा इम्यून सिस्टम्स होता है, ये जो इन्फेक्शंस हो रखा है माइकोबैक्टीरियम है उसको क्या करते हैं सराउंडेड कर लेते हैं, मतलब चारों तरफ से घेर लेते हैं और उसको इनगल्फ करने लगते हैं, माइक्रोफेजेस उसके चारों तरफ फॉर्म हो जाते हैं। नेक्स्ट वन क्या है रिटेंशन, सॉरी एक्टिव फेज। एक्टिव फेज में क्या होता है जब हमारी बॉडी में जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है यदि लो होता है, वीक होता है, तो उस कंडीशन में जो माइक्रोफेजेस होते हैं वो मल्टीप्लाई करने लगते हैं और बहुत सारे जो वेसल्स होती हैं वो फॉर्म होने लगती हैं और जो ट्यूबरकुलोसिस होती है वो एक्टिव फॉर्म में आते हैं। रिटेंशन फेज में क्या होता है जो माइक्रोफेजेस होते हैं इन्फेक्शंस क्या हो जाते हैं सप्रेस हो जाते हैं। सप्रेस हो जाते हैं। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे पैथोफिजियोलॉजी क्या होता है। क्या होता है जब हमारी बॉडी में माइक्रोफेजेस इंटर्स कर जाते हैं तो उसके बाद में क्या होता है वो जो माइक्रोफेजेस के साथ में क्या होता है स्टार्च रेप्लिकेशन इनसाइड माइक्रोफेजेस। और जब हमारी बॉडी में माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इंटर हो गया देन जो माइक्रोफेजेस होते हैं हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो वर्क करता है और बहुत सारी माइक्रोफेजेस उस ट्यूबरकोल को, उस बैसिलस को क्या करते हैं सराउंडिंग कर लेते हैं और ये क्या करते हैं फिर जो बैक्टीरिया होते हैं वो उसी के माइक्रोफेजेस के अंदर क्या करते हैं रेप्लिकेट होने लगते हैं, डिवाइड होने लगते हैं। फिर नेक्स्ट क्या होता है जब माइक्रोफेजेस के अंदर बैक्टीरिया डिवाइड होने लगती है, बढ़ने लगती है, तो उसको हम क्या कहते हैं प्राइमरी इन्फेक्शन कहते हैं। ये क्या होती है प्राइमरी इन्फेक्शन होती है। इसमें क्या होता है जो ट्यूबरकुलोसिस होता है उसके मेनली 2 टाइप के इन्फेक्शन होते हैं प्राइमरी इन्फेक्शन। इसमें पर्सन्स
पहले से किसी भी ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया के कांटेक्ट में ना आया होता है और ना उसको पहले से कोई ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया उसके बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है। ये पहले फर्स्ट टाइम क्या होते हैं उसके कांटेक्ट में आते हैं। तो उस कंडीशन में हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो एक्टिव होकर मैक्रोफेजेस के थ्रू क्या करता है, उस बैक्टीरिया को इनगल्फ करने लगता है और ये क्या होती है, प्राइमरी इन्फेक्शंस होती हैं और ये हमारी बॉडी में इन्फेक्शन को कॉज करते हैं। नेक्स्ट है जो सेल mediated immune get activated surround the cells to form granuloma। और फिर क्या होता है, जो प्राइमरी इन्फेक्शन होता है हमारी बॉडी में किसी वीकनेस की वजह से या फिर हमारा इम्यून सिस्टम वीक होने की वजह से क्या होती है, जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो बहुत सारी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को क्या करते हैं, एक्टिव कर देते हैं इन्फेक्शन की वजह से। जब हमारी बॉडी में बहुत सारे जैसे टी सेल्स हो या टी सेल्स एक्टिव हो जाना या फिर इसमें क्या होता है बहुत सारे जैसे टी सेल्स हो गया एक्टिव हो गया और भी सेल्स एक्टिव होके मैक्रोफेजेस एक्टिव होके क्या फॉर्म करते हैं, सराउंड द सेल टू फॉर्म ग्रेन्युलोमा। और ये उस जहाँ पे इन्फेक्शंस हुआ है उस सेल्स को क्या करती हैं, उसको ये जो इम्यून सेल्स होती हैं ल्यूटोकाइंस हो गए, ल्यूकोकाइंस हो गए या फिर इंटरल्यूकिन्स हो गए और बहुत सारी मैक्रोफेजेस हो गए, ये क्या करते हैं उस इंजरी एरिया को क्या करते हैं, सराउंड्स करने लगते हैं, उसके ऊपर अटैक करती हैं और फिर क्या करते हैं, ये ग्रेन्युलोमा फॉर्म करती हैं। ग्रेनुलोमा फॉर्म कर देती हैं हमारे इन्फेक्शन की जगह पे जहाँ पे इंजरी जहाँ पे इन्फेक्शन हुआ है, जिसकी वजह से लीड्स टू नेक्रोसिस ऑफ टिश्यू एट इन्फेक्शन साइट। फिर उसके बाद में क्या होते हैं, जहाँ पे ग्रेनुलोमा फॉर्म होती है उस एरिया में क्या होते हैं, नेक्रोसिस होने लगता है, टिश्यू धीरे धीरे उस एरिया की डेथ करने लगती है और ये वो क्या बना लेते हैं, गोन कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। जिस साइड में क्या होते हैं टिश्यू डेथ करने लगती है वहाँ पे क्या होते हैं, प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाती है और जो बैक्टीरिया होती है वो धीरे धीरे किल करने लगती है, लेकिन जो मैक्रोफेजेस सेल्स होते हैं वो एक्टिवेट रहते हैं और क्या बना लेते हैं, गोन कॉम्प्लेक्स। तो वो क्या होती है, धीरे धीरे जो गोन कॉम्प्लेक्स होते हैं, इन्फेक्शन साइट्स होते हैं, ये क्या करते हैं, लिम्फ नोड्स को भी इन्वॉल्व करने लगते हैं। धीरे धीरे हर एक जगह पे क्या होते हैं, जो लिम्फ नोड्स होते हैं उसमें फैलने लगते हैं। फिर क्या होता है, जब लिम्फ नोड्स में फैलने लगते हैं तो उस एरिया में क्या होते हैं, फाइब्रोसिस होने लगती है, यानी कैल्सिफिकेशन होने लगता है। जो गोन कॉम्प्लेक्स होता है उसमें क्या होती है, कैल्सिफिकेशन होने लगता है, जिसकी वजह से जो सेल्स होती हैं वो पूरी तरह से डैमेज हो जाती है उस एरिया की और ये क्या करती हैं, एक वाइट पैचेस फॉर्म करने लगती हैं जहाँ पे इन्फेक्शन हुआ होता है और कैविटी फॉर्म करती हैं, ग्रेनुलोमेटस कैविटी फॉर्म करती हैं। इसमें क्या है, पूरी तरीके से हम मेनली डिस्कस किए हैं कि टेंशन फेज यानी कि लैटेंट फेज और एक्टिव फेज कैसे डेवलप होते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस कितने टाइप्स के होते हैं, तो ट्यूबरक्लोसिस मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस, सेकेंडरी ट्यूबरक्लोसिस एंड मिलियरी पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस क्या होते हैं, प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस में क्या होते हैं, जो पर्सन्स होते हैं वो अनएक्सपोज्ड पर्सन्स होते हैं, जो पहले से किसी भी ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया के कांटेक्ट में नहीं होते हैं, यानी कि वो फर्स्ट टाइम में ही एक्सपोज होते हैं किसी भी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के इन्फेक्शन से, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस। सेकेंडरी ट्यूबरक्लोसिस में क्या होते हैं, सेकेंडरी ट्यूबरक्लोसिस एक लेटेंट फेज होती है जिसमें क्या होता है, जो इन्फेक्शन होता है वो बहुत पहले हो चुका होता है, लेकिन हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा होने की वजह से ये हमारी बॉडी में क्या होते हैं, एक लेटेंट फेज में, डोरमेंट फेज में प्रेजेंट रहते हैं। और जब हमारे बॉडी में कोई बाहर से कोई इन्फेक्शंस होता है या फिर कोई रीएक्टिवेशंस होते हैं, जब हमारा जो इम्यून सिस्टम्स होता है किसी वजह से वीक होता है, तो उस कंडीशन जब ये जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस क्या होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं दोबारा से और क्या करते हैं, टीबी को कॉज करते हैं, इन्फ्लामेटरी कंडीशन कॉज करना स्टार्ट कर देते हैं, उसको हम क्या करते हैं, सेकेंडरी ट्यूबरक्लोसिस। मिलियरी पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस क्या होती है, मिलियरी पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस में क्या होते हैं, इसमें जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस होते हैं वो क्या करते हैं, लिम्फ नोड से क्या होते हैं, ड्रेन होकर लिम्फेटिक डक्ट्स के थ्रू जो
अपने राइट साइड ऑफ द हार्ट में क्या होते हैं, वेनस ब्लड को ये क्या करते हैं, जो लिम्फ नोड्स होते हैं वो राइट साइड में हार्ट के वेनस रिटर्न करते हैं, मतलब अपने ब्लड को इम्पटी करते हैं राइट साइड ऑफ हार्ट में। अब ये जो राइट साइड का ब्लड्स होता है वो क्या होते हैं, पल्मोनरी आर्टरी में पहुंच जाते हैं, पल्मोनरी आर्टरी में क्या करते हैं, चले जाते हैं, जिसकी वजह से ये इन्फेक्शंस क्या होते हैं हमारी पल्मोनरी आर्टरी में कॉज करते हैं। और ये क्या करते हैं, इनका जो स्ट्रक्चर्स होता है मिलियरी सीड्स लाइक्स होता है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, मिलियरी पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो ट्यूबरक्लोसिस होती है वो पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस होता है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज द डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोसिस में हम क्या करते हैं, एक्सरे करते हैं, चाहे वो चेस्ट एक्सरे हो या फिर पूरी बॉडी का। इससे हमें पता चलता है कि किस साइड में इन्फ्लामेशन हुआ है। उसमें हमें जो डायग्राम होता है वो बॉडी का वो दिखता है कि कौन सी कैविटी और कितनी कैविटी लंग्स में फॉर्म हुई है। फिर हम क्या करते हैं, MRI, CT स्कैन, या फिर हम क्या करते हैं, स्पुटम कल्चर। स्पुटम कल्चर्स के थ्रू हमें पता चलता है कि किस टाइप की बैक्टीरिया हमारी बॉडी में प्रेजेंस है। और हम इसमें क्या करते हैं, जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस में स्पुटम कल्चर के थ्रू हम चेक करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट का भी टेस्ट कराते हैं। नेक्स्ट इसमें क्या करते हैं, प्लूरल फ्लूइड का हम टेस्ट करते हैं, जिससे हमें पता चलता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के बारे में। नेक्स्ट है ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट। नेक्स्ट है CSF, इसमें हम CSF का भी टेस्ट करते हैं, जिससे हमें माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के बारे में पता चलता है। तो ये सारे इसके क्या हो गए, डायग्नोस्टिक हो गए, एक्सरे, MRI, CT स्कैन, स्पुटम कल्चर, प्लूरल फ्लूइड टेस्ट, ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट एंड CSF टेस्ट। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, साइन और सिम्टम्स क्या होते हैं ट्यूबरक्लोसिस के। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, साइन और सिम्टम्स क्या होते हैं ट्यूबरक्लोसिस के। तो इसमें है फीवर एंड नाइट स्वेट। इसमें क्या होते हैं, स्टार्टिंग स्टेज में फीवर होता है एंड नाइट स्वेट होते हैं, स्पेशली रातों में पसीने, रेस्पिरेशन होना एंड हीमोप्टाइसिस। हीमोप्टाइसिस मीन्स स्पुटम में क्या होना, ब्लड आना, यानी जब पेशेंट कफ करता है तो उसकी स्पुटम में क्या होते हैं, ब्लड आते हैं। मैलेस होना मीन्स बॉडी में पेन होना, मसल्स पेन होना। डिसएपनिया यानी कि ब्रीदिंग डिफिकल्टी लगना, सांस लेने में दिक्कत होना। लॉस ऑफ वेट, जब ट्यूबरक्लोसिस होता है तो उस कंडीशन में पर्सन्स का जो वेट होता है वो बहुत ज़्यादा लॉस होने लगता है। लिम्फ एडेनोपैथी, लिम्फ एडेनोपैथी मीन्स जो लिम्फ नोड्स होती है उसका इलाजमेंट होना, यानी जो लिम्फ नोड्स होती है वो इनलार्ज हो जाती है। प्लूरैटिक चेस्ट पेन, जो प्लूरल रीजन्स होता है लंग्स का उसमें पेन होना, ये बहुत ही शार्प पेन होते हैं, प्लूरैटिक पेन। नेक्स्ट वन सिम्टम ऑफ एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन फ्रॉम लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट। लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट की वजह से क्या होता है, सिम्टम्स जैसे लगता है कि एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, यानी कि सांस लेने में भी दिक्कत होने लगती है। नेक्स्ट वन इज मैनेजमेंट। अब हम इसमें डिस्कस करेंगे कैसे हम ट्यूबरक्लोसिस का क्या क्या मैनेजमेंट होता है। सबसे पहले हम इसमें 2 टाइप की ड्रग्स दी जाती है, सबसे पहले फर्स्ट लाइन ड्रग्स एंड सेकेंड लाइन ड्रग्स। तो फर्स्ट लाइन ड्रग्स होती है उसमें हम क्या करते हैं, मैनेजमेंट ऑफ एक्टिव टीबी, जो एक्टिव टीबी होती है उसको हम मैनेज करते हैं। तो इसके जो ड्रग्स हैं आइसोनियाजिड, रिफैम्पसिन एंड पायराजिनामाइड एंड इथम्ब्यूटोल। और इसको हम क्या करते हैं, कंटिन्यूअसली क्या करते हैं 2 मंथ तक देते हैं। और फिर जो ड्रग्स होते हैं आइसोनियाजिड एंड रिफैम्पसिन को मिक्स करके एक साथ 4 मंथ तक हम कंटिन्यूअसली चलाते हैं। नेक्स्ट वन इज मैनेजमेंट ऑफ ड्रग। जब टीबी रेजिस्टेंस हो जाती है, यानी ये सारे जो ड्रग्स होते हैं फर्स्ट लाइन के ड्रग्स हमारे बॉडी पे अफेक्ट नहीं करते, इफेक्टिव नहीं होते हैं,
तो क्या होते हैं, जब ये टीबी के लिए क्या होते हैं, ये ड्रग्स जो होते हैं टीबी रेजिस्टेंस हो जाती है इन सारे ड्रग्स के लिए। तो हम क्या करते हैं, सेकेंड लाइन का ड्रग्स स्टार्ट करते हैं। सेकेंड लाइन के ड्रग्स में क्या होता है, फ्लोरोक्विनोलोन्स हो गया, बेडाक्विलिन्स हो गए एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन, लिवोफ्लैक्सेसिन एंड मॉक्सीफ्लैक्सेसिन, ये सारी मिक्स ड्रग्स हम क्या करते हैं, ट्यूबरक्लोसिस वाले पेशेंट को देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हमारे वीडियोस को शेयर करें। थैंक यू।